गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन 8th क्लास में सेकंड चैप्टर हिंदी का सेकंड चैप्टर है लाख की चूड़ियाँ। उसके अंतर्गत हम आगे पढ़ेंगे बदलू। जो लेखक है अपने गांव जाता है। गांव में एक बदलू काका है, मतलब उसके रिश्ते में है, परंतु सभी लोग उसको काका कहते हैं, तो वो भी उसे क्या कहते हैं, काका कहते हैं। और वो लाख की चूड़ियाँ बनाते हैं। उसके अंदर जो गोलियाँ बना के, लाख की जो गोलियाँ होती है, वह लेखक को बहुत अच्छी लगती है और उन्हीं गोलियों से वह उनको लेकर आता है गांव से और अपने यहाँ पर खेलता है। तो यहाँ पर अब क्या, बदलू जो चूड़ियाँ बनाता था, समय के अनुसार, परिवर्तनशील समय के अनुसार धीरे धीरे लाख की चूड़ियों का महत्व कम हो गया और कांच की चूड़ियों ने उसका स्थान ले लिया। अब लोग लाख की चूड़ियों के स्थान पर आजकल क्या करते हैं, कांच की चूड़ियों का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। लेखक जब गांव शहर से लौटा तो उसने कहा नमस्ते बदलू काका। मैंने कहा नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। यानी जिसके साथ बचपन बिताया उसको नमस्कार करने के बाद, प्रणाम करने के बाद वो क्या हुआ, प्रणाम किया और उसकी खाट पे बैठ गया। बदलू काका भी बैठ गए, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। निहारना मतलब देखना, और उन्होंने उनको पहचानने के लिए बार बार उसके चेहरे को, लेखक के चेहरे को क्या कर रहे थे, पहचानने की कोशिश कर रहे थे, निहार रहे थे, देख रहे थे। मैं हूँ जनार्दन काका। मैं कौन हूँ, जनार्दन हूँ, जो मैं आपके पास आता था, गोलियों से खेलता था, आपके पास से गोलियाँ बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपनी स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। स्मृति पटल मतलब होता है अपनी याद, अपनी जो याददाश्त है उसके अंतर्गत अतीत के चित्र, पुराने चित्र, उसके बचपन के चित्रों को वापस देख रहा हो। तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। काफ़ी समय बाद उसे याद आया कि वही बच्चा है जो मेरे से गोलियां लेके जाता था। उसने क्या कहा, लला। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैं चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी माचिया ही नजर आई, न ही भट्टी। लेखक वहाँ बैठा बैठा क्या कर रहा था, निरीक्षण कर रहा था कि बदलू काका के पास न तो वो माचिया है बैठने की और न ही वह लाख की चूड़ियाँ बनाने की भट्टी है जहाँ पर वे लाख की चूड़ियाँ बनाते थे। अब वहाँ पर कुछ भी नहीं है। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। लेखक ने पूछा कि आजकल आप काम नहीं करते हो। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो कि मैं जो चूड़ियाँ बनाता हूँ, आज उन लाख की चूड़ियों का कोई महत्व नहीं है, जो किसी समय में क्या मानी जाती थी, सुहाग की निशानियाँ मानी जाती थी। हाथों के अंदर, हाथ में जो पहनते थे तो क्या माना जाता था, शुभ माना जाता था। आजकल मैंने चूड़ियाँ बनाना बंद कर दिया क्योंकि उनका महत्व कम हो गया। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है न यह लला। क्या, कौन सा युग आ गया है, मशीनी युग है। मशीन से कांच की चूड़ियाँ बन जाती हैं और लोगों तक पहुंच जाती हैं और लोग उसे पहन लेते हैं क्योंकि वो कैसी होती है, कम पैसों में भी मिल जाती है। आजकल ये सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर तो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है कि जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वह लाख की चूड़ियों में, क्योंकि लाख की चूड़ियाँ बना के उसके अंदर क्या होते हैं, कांच के टुकड़े वगैरह, ये जो उसमें नगीने लगे होते हैं उसमें लगाए जाते हैं, तो उतनी सुंदरता। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, लेकिन कांच क्या होता है, खतरनाक होता है, जो लंबे समय तक नहीं टिकता। नाजुक तो फिर होता ही है लला। वो कैसा होता है, नाजुक होता है, यानी कि थोड़ी सी टक्कर लगती वह बिखर जाता है। लला कहते कहते उसे खांसी आ गई और देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। दमा का मतलब होता है सांस की इसको समस्या होती है, उसको क्या बोलते हैं, दमा। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था, यानी कि जब बचपन में उनसे मिले थे तब तो वे स्वस्थ थे, मजबूत थे और
अच्छे थे और अब धीरे धीरे उनका शरीर भी क्या हो गया है, ढल गया है, वृद्धावस्था की ओर बढ़ गया है। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी, यानी इतने दुबले पतले थे कि सारी नसें वगैरह उनको दिखाई दे रही थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। क्योंकि बुजुर्ग लोग होते हैं, पुराने लोग होते हैं, वो व्यक्ति के चेहरे को पढ़ लेते हैं, तो उसने भी क्या लग दिया, शंका यानी संदेह, भांप लेना यानी अनुमान लगा लिया। उसने फटाक से क्या कहा कि दमा नहीं है मुझे, तो कैसी है, फसली खांसी यानी कि मौसमी खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा कि उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। व्यथा का मतलब होता है दुख। उनके हृदय में बहुत बड़ा दुख या अपन कह सकते हैं बहुत बड़ी परेशानी छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा, इस मशीनी युग में कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी कि मशीनी युग से एक मशीन से कई सारी वस्तुएं बन जाती है और कम समय में बन जाती हैं। वहीं पर जो घरेलू उद्योग होते हैं, कुटीर उद्योग होते हैं, लघु उद्योग होते हैं, वहाँ पे खूब सारे लोग मिलकर ज़्यादा समय में कम वस्तुएं बनाते हैं, तो वे सब क्या हो जाते हैं, मशीनी युग के अंतर्गत वे सारे बेरोजगार हो जाते हैं, उनका रोजगार छिन जाता है। लास्ट स्टेज के अंदर आम की फसल कब अब कैसी है काका। काका के यहाँ पे क्या है, आम था, आम के फल लगते थे, तो आम की फसल कैसी है। कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा, यानी कि उनकी जो चर्चा करने का जो विषय था उसको उन्होंने परिवर्तन कर दिया या बदल दिया, यानी बात बदल कर पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया। लहक यानी खुश होकर, प्रसन्न होकर उसने कहा कि बहुत अच्छी है। और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो लिया। अपनी पुत्री को, अपनी बेटी को आवाज़ दे क्या कहा कि आम लेकर आओ। फिर मेरी और मुखातिब होकर, मेरे सामने, मुखातिब यानी सामने आकर बोला, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आप आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। तो लेखक ने कहा, मैंने आम तो बहुत खाए हैं, परंतु फिर वो काका कहते हैं कि मैं आपको आम खाए बिना कैसे जाने दूंगा। यही फर्क होता है शहर और गांव में, यानी कि गांव में लोग क्या करते हैं, आवभगत करते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने उसको कहा है कि मैं आपको आम खिलाए बिना कैसे जाने दूंगा। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। जब वे क्या करते थे, लेखक के लिए मलाई भी बचा कर रखा करते थे। आज अपन इसके अंतर्गत संज्ञा करेंगे। क्या करेंगे, संज्ञा। संज्ञा का जो एक प्रश्न दिया हुआ है इसके अंतर्गत वो आप करेंगे। तो इसके अंतर्गत संज्ञा अपना पहले इसको समझ लेंगे, उसके बाद परिभाषा। देखो संज्ञा, जो शब्द व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव आदि का बोध कराती है, आदि का बोध कराते हैं। बोध का होता है ज्ञान, बोध कराते हैं, उन्हें संज्ञा कहते हैं। तो जो शब्द व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव आदि का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कितने प्रकार की होती है, संज्ञा 3 प्रकार की होती है। संज्ञा के प्रकार कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा,
और एक होता है भाववाचक संज्ञा। ये क्या होती है? अदृश्यात्मक होती है, जो दिखाई नहीं देता है, अदृश्यात्मक। और ये दोनों संज्ञा क्या होती है? दृश्यात्मक, जिसे हम देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। किसी वस्तु को देख सकते हैं, स्थान को देख सकते हैं और व्यक्ति को हम पहचान सकते हैं। जो हमें दिखाई देती है वो होती है व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में, और भाववाचक में दिखाई नहीं देती। जैसे अपन कहते हैं बुढ़ापा, बुढ़ापा दिखाई देता है, अनुभव किया जाता है। मिठास, मिठास को हम अनुभव करते हैं। अपनत्व, अपनत्व को भी क्या करते हैं? अपनेपन के भाव को महसूस करते हैं। जिसके अंदर महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, जो हमें दिखाई देता है वो सब भाववाचक संज्ञा है। और जो जातिवाचक संज्ञा मतलब दृश्यात्मक है। अब इसके अंतर्गत अपन लिखेंगे व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध। व्यक्ति, वस्तु, स्थान का जो बोध कराता है उसे क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें भी ये लिखेंगे व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध। बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। और साथ में यहाँ पे दूसरे नंबर पे लिखेंगे यहाँ पे समूह का बोध, स्थान के समूह का बोध। समूह का जो बोध कराएंगे वो क्या हो जाएंगे? जातिवाचक संज्ञा में। भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, दोष, भाव आदि का बोध। क्योंकि दिखाई नहीं देते हैं इसलिए अपन यहाँ पे लिख सकते हैं उदाहरण के रूप में बुढ़ापा, अपनत्व, मिठास और बचपन। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आते हैं? जो भी वस्तु, जैसे हिमालय होता है, हिमालय क्या है? पर्वत है, वो हम देख सकते हैं, तो क्या है? हिमालय। जाति नहीं है, भाव नहीं है, तो क्या हो गया? हिमालय। व्यक्ति का नाम दोहन भी लिख सकते हैं। स्थान जयपुर भी आ सकता है, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर वगैरह कोई भी, यानी कि कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जो भी स्थान होते हैं जो हमें देख सकते हैं, जिसको अपन छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, ऐसी जो वस्तुएं होती हैं उन सभी को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जातिवाचक संज्ञा के अंदर व्यक्ति, वस्तु, स्थान के समूह का बोध होता है। जैसे गाय, जितनी भी गाय होती है, जैसे सफ़ेद, काली, भूरी वगैरह, वो क्या होती है? गाय होती है। जैसे पहाड़, पहाड़ कैसे भी हो सकता है, छोटा बड़ा कैसा भी हो, उसको पहाड़ बोलते हैं। उसी प्रकार अपन कह सकते हैं किताब, किताब एक जाति है, समूह है, खूब सारी किताबें होती है, अपन उसको किताब ही बोलते हैं। तो जाति मतलब एक समूह का बोध होता है, उसको बोलते हैं जातिवाचक। इसके अंदर दो प्रकार की होती है, एक द्रव्यवाचक होती है और एक समूहवाचक। द्रव्यवाचक में कौन सी हो जाती है? तेल वगैरह, जो भी तरल पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं, उन सभी को अपन क्या बोलते हैं? द्रव्यवाचक। इसके अंतर्गत उदाहरण देख लेते हैं। एक तो होता है समूह, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। समूहवाचक के अंतर्गत दिया हुआ यहाँ पे कक्षा, सभा,
जैसे सभा, जैसे बच्चों की होती है बाल सभा, बाल सभा में खूब सारे बालक होते हैं, उन लोगों की जो सभा होती है उसे बाल सभा कहते हैं। दल होता है जिसमें खूब सारे लोग, खूब सारे व्यक्ति एक साथ मिलकर काम करते हैं। कक्षा, कक्षा के अंदर खूब सारे विद्यार्थी होते हैं, तो कक्षा, कक्षा, दल, सभा, जिसके अंदर समूह का बोध होता है। इसके अलावा भी अवधान दिए हुए यहाँ पे, जैसे संसद, भीड़, टोली, टोली यानी खूब सारे लोगों का समूह। मंडली, जैसे बच्चों की मंडली जा रही है, बच्चों का समूह जा रहा है। इसके अलावा है द्रव्य, तो कुछ भी हो सकता है, सोना, चांदी, दूध, पानी वगैरह, जो भी तेल, ये सब क्या होता है, तेल। तेल का को अपन अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। दूध है, दूध को अपन टुकड़े करके अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। वो क्या है, एक समूह के रूप में उसका प्रयोग करेंगे। ये हो जाएगा तेल, दूध, सोना और चांदी। ये आपको संज्ञा क्या है, द्रव कार्य में करनी है, जो आपको मैं लिख के दूंगी। आपको ये सारी इस चैप्टर के अंतर्गत आज अपन संज्ञा करेंगे। संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार 3 है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक दृश्यात्मक है, जातिवाचक दृश्यात्मक है, भाववाचक अदृश्यात्मक है, और इसके अंदर समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ये पूरी संज्ञा है। और जो इसके अलावा एक प्रश्न है, पाठ में आए हुए संज्ञा शब्दों को अलग अलग प्रकार में विभाजित करके लिखें। जो आज अपन यही होमवर्क में करेंगे, इसके जो आगे का भाग है अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे।